नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। विगत 9 फरवरी को राजापेट रेलवे अंडरपास पे मनपा आयुक्त प्रवीण आष्टीकर पर स्याही फेंकने के साथ ही कथित तौर पर जानलेवा हमला करने के मामले में धारा 307 सहित कई संगीन धाराओं के तहत नामजद किए गए बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा ने आज राजधानी नई दिल्ली की पटियाला कोर्ट से ट्रांजिट अग्रिम जमानत हासिल की है। इसे विधायक रवि राणा के लिए एक बड़ी राहत माना जा रहा है। ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल हासिल करने के बाद अब विधायक रवि राणा दिल्ली से बेखौफ होकर अमरावती वापस आ सकते हैं और इस दौरान अगले 8 दिनों तक पुलिस द्वारा विधायक रवि राणा को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ऐसे में जानकारी है कि विधायक रवि राणा कल सुबह ही दिल्ली से निकलकर अमरावती वापस लौटेंगे और अपने वकीलों के मार्फत अमरावती की जिला व सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दायर करेंगे। इस बारे में मंडल न्यूज के साथ बातचीत करते हुए विधायक रवि राणा ने कहा कि उन्हें आज पटियाला कोर्ट द्वारा ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल दी गई है, जिसके बाद वे तुरंत ही अमरावती निकलने के बारे में सोच रहे हैं और अमरावती पहुंचने के बाद जहां एक और अमरावती की जिला अदालत में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया जाएगा, वहीं दूसरी ओर वे अपने वकीलों के मार्फत सीधे हाई कोर्ट में एक याचिका दायर करते हुए पुलिस द्वारा उनके खिलाफ गलत तरीके से दर्ज किए गए मामले को भी चुनौती देंगे। विधायक रवि राणा ने दावा किया कि राजनीतिक दबाव के चलते कुछ लोगों द्वारा पुलिस का दुरुपयोग करते हुए उनके खिलाफ बेहद गलत तरीके से एक मामला दर्ज किया गया है। ऐसे में वे उनके खिलाफ मामला दर्ज करने वाले लोगों के खिलाफ मानहानि का दावा भी करेंगे। ज्या पद्धतीनं माझ्यावर 307 सारखा खोटा गुन्हा पोलिसांना हाताशी घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी जो दाखल केला त्या खोट्या गुन्ह्याच्या विरोधामध्ये मी पटियाला हाऊस या ठिकाणी ट्रांजिट बेल मागितली। मी शिवजयंतीपर्यंत बेल मागितली नाही, अप्लाय केलं नाही। पण जेव्हा मला लक्षात आलं की पोलिसांना आदेश दिले आहे की रवि राणा जिथे सापडन त्याला तिथे अरेस्ट करा आणि खोट्या गुन्हा दाखल करून ज्या पद्धतीनं मला आणि खासदार नवनीत राणाला फसवण्याचा मुख्यमंत्र्यांचा एकसूत्री कार्यक्रम आहे, त्या एकसूत्री कार्यक्रमाला मी कोर्टामध्ये पटियाला हाऊसमध्ये चॅलेंज केलं आणि त्या ठिकाणी 1 हप्त्याचा मला या ठिकाणी ट्रांजिट बेल मिळाला आहे। या बेलच्या माध्यमातून मी उद्या नागपूरला जाईल आणि नागपूरला जाऊन हायकोर्टामधून हे ऑर्डर क्रॉस करील आणि ज्या पोलिसांनी माझ्यावर चुकीची कारवाई केली त्यांच्यावर सुद्धा कड़ीची कड़ी कारवाईची मागणी करणार आहे आणि मानहानीचा दावा सुद्धा मी हाईकोर्टाच्या माध्यमातून टाकणार आहे। बता दें कि ट्रांजिट अग्रिम जमानत की मांग तब की जाती है जब उस व्यक्ति के खिलाफ मामला उस राज्य से अलग दर्ज किया गया है या दर्ज किए जाने की संभावना है जिसमें उसे गिरफ्तार किए जाने की भी संभावना हो। तो ट्रांजिट जमानत का उद्देश्य उस व्यक्ति को जमानत देना है, इसलिए वह व्यक्ति उस राज्य में उपयुक्त अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है जिसमें अग्रिम जमानत के लिए मामला दायर किया गया है। ट्रांजिट अग्रिम जमानत के अभाव में इसका परिणाम यह होगा कि दूसरे राज्य की पुलिस किसी व्यक्ति को उसके गृह राज्य से बिना अग्रिम जमानत के आवेदन करने का अवसर दिए बिना गिरफ्तार कर सकती है। ऐसे में उसके पास गिरफ्तार होने और उस राज्य में ले जाने के बाद नियमित जमानत के लिए आवेदन करने का एकमात्र विकल्प बचता है जहां पर मामला दर्ज किया गया है। ऐसे में बेहतर है कि मामला दर्ज रहने वाला व्यक्ति किसी अन्य राज्य से ट्रांजिट अग्रिम जमानत हासिल कर ले और ट्रांजिट अग्रिम जमानत हासिल करने के बाद गिरफ्तारी से बचते हुए अपने गृह राज्य या शहर वापस लौटे, जहां पर अपने वकील के जरिए अग्रिम जमानत के लिए अदालत में आवेदन किया जाए। वहीं दूसरी ओर आयुक्त आष्टीकर पर स्याही फेंकने के साथ ही कथित तौर पर जानलेवा हमला करने के मामले में नामजद किए गए विनोद येवतीकर की जमानत याचिका पर आज स्थानीय जिला व सत्र न्यायालय में सुनवाई का काम पूरा हुआ और अदालत द्वारा विनोद येवतीकर की जमानत पर कल अपना फैसला सुनाया जाएगा। इसके अलावा फिलहाल न्यायिक हिरासत के तहत जेल में रखे गए अन्य 4 आरोपियों की जमानत पर परसों बुधवार को स्थानीय अदालत में सुनवाई होगी। यदि किसी व्यक्ति के पास पुराना ड्राइविंग लाइसेंस है जिसका अब तक ऑनलाइन पंजीयन नहीं हुआ है तो संबंधित व्यक्ति ने यह रजिस्ट्रेशन तुरंत करवा लेना चाहिए, अन्यथा भविष्य में काफ़ी तकलीफें हो सकती हैं। ऐसे लाइसेंस धारकों को परिवहन विभाग द्वारा अंतिम मौका दिया जा रहा है। साथ ही वेब पोर्टल पर 12 मार्च के बाद बैकलॉग एंट्री का प्रावधान बंद हो जाएगा, क्योंकि अब समय कम बचा हुआ है और इसे आगे भी नहीं बढ़ाया जाएगा। अतः पुराने लाइसेंस रहने वाले नागरिकों ने अपने लाइसेंस का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द करवा लेना चाहिए। विगत दिसंबर माह के अंत और जनवरी माह के प्रारंभ से कोविड संक्रमण की तीसरी लहर का असर शुरू हुआ था, जिसका सर्वाधिक खतरा कोविड वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर जताया जा रहा था। जनवरी व फरवरी माह के दौरान करीब 11,500 लोग संक्रमण की चपेट में आए, लेकिन राहत वाली बात यह रही कि इस दौरान संक्रमितों में बीमारी के तीव्र लक्षण नहीं देखे गए और ज्यादातर मरीजों को अस्पताल में भर्ती भी नहीं करना पड़ा। विगत कुछ दिनों से रोजाना पाए जाने वाले संक्रमितों की संख्या लगातार घट रही है और बीते 24 घंटे के दौरान अमरावती जिले में केवल 1 व्यक्ति कोविड संक्रमित पाया गया। यह अपने आप में बेहद राहत वाली खबर है। इससे साफ संदेश मिल रहा है कि अब संक्रमण की रफ्तार लगभग पूरी तरह खत्म हो चुकी है। लेकिन आज जहां एक संक्रमित मरीज पाया गया, वहीं चिंता वाली बात यह भी रही कि बीते 24 घंटे के दौरान जिले में 1 व्यक्ति की संक्रमण के चलते मौत भी हुई है।
इस समय जिले में एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 94 है। इन एक्टिव पॉजिटिव मरीजों में मनपा क्षेत्र के 54 तथा ग्रामीण क्षेत्र के 40 मरीजों का समावेश है। इसमें से 20 मरीज कोविड अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं मनपा क्षेत्र में 24 और ग्रामीण क्षेत्र में 50 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। साथ ही 27 मरीज कोविड मुक्त भी हुए। विगत 24 घंटे के दौरान जिले में 313 संदिग्धों के थ्रोट स्वैब सैंपलों की जांच की गई, जिसमें से 0.32% की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं इस समय कोविड संक्रमित मरीजों के कोविड मुक्त होने का प्रमाण 98.38% के स्तर पर है। आज समूचे संभाग में कुल 24 संक्रमित मरीज पाए गए, जिनमें अकोला के 10, यवतमाल के 4, बुल्ढाना के 5 व वाशिम के 4 मरीजों का समावेश है। साथ ही इस दौरान संभाग में 173 मरीज कोविड मुक्त हुए, जिनमें अकोला के 13, यवतमाल के 11, बुल्ढाना के 96 व वाशिम के 27 नागरिकों का समावेश रहा। विगत 31 जनवरी को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रभाग रचना की संशोधित सूची घोषित की गई थी, जिस पर 1 फरवरी से 14 फरवरी के दौरान नागरिकों से आपत्ति व आक्षेप मंगाए गए थे। इस अवधि के दौरान प्रभाग रचना यानी प्रभागों में शामिल क्षेत्रों के विभाजन अथवा प्रभागों के परिसीमन को लेकर 261 आपत्तियां व आक्षेप प्राप्त हुए थे। वहीं 31 आपत्तियां प्रभागों के नामों को लेकर थी। इन सभी 292 आपत्तियों पर आज मनपा के विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर सभागार में सुनवाई हुई, जिसके तहत शाम तक 292 में से 180 नागरिकों ने प्रत्यक्ष उपस्थित रहकर निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत किए गए अधिकारियों के सामने अपनी आपत्ति व आक्षेपों को विस्तार के साथ रखा। सुनवाई पूरी होने के बाद इससे संबंधित रिपोर्ट अब राज्य निर्वाचन आयोग के पास भेजी जाएगी, जिसके आधार पर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 2 मार्च को अंतिम प्रभाग रचना घोषित की जाएगी। प्रभाग रचना को लेकर हुई सुनवाई के मद्देनजर आज मनपा परिसर में चारों ओर कड़ा पुलिस बंदोबस्त लगाया गया था और सुरक्षा को लेकर बेहद चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे। इसके तहत मीडिया को भी डॉक्टर आम्बेडकर सभागार में प्रवेश नहीं दिया गया और सुनवाई के दौरान आपत्ति दर्ज करने वाले किसी भी व्यक्ति को सभागृह के भीतर फोटो या वीडियो निकालने की अनुमति नहीं दी गई। हाल ही में भातकुली नगर पंचायत का आम चुनाव होने के साथ ही नगराध्यक्ष पद का चुनाव संपन्न हुआ था, जिसमें युवा स्वाभिमान पार्टी ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया था और युवा स्वाभिमान की योगिता कोल्टे के नगराध्यक्ष निर्वाचित हुई थी। वहीं आज युवा स्वाभिमान ने अपने कोटे से गिरीश कासट को भातकुली नगर पंचायत में स्वीकृत पार्षद निर्वाचित करने में सफलता प्राप्त की। इसके अलावा स्थायी समिति के सभापति पद पर नगराध्यक्ष योगिता कोल्टे को पदसिद्ध सभापति के तौर पर नियुक्त किया गया। वहीं निर्माण सभापति पद पर संजय सोलंकी, स्वास्थ्य सभापति पद पर सुनील बोकस व महिला व बाल कल्याण सभापति पद पर अर्चना ठोमरे का निर्वाचन हुआ। इसके अलावा तिवसा नगर पंचायत के आम चुनाव होने के साथ नगराध्यक्ष पद के चुनाव हुए थे, जिसमें पालक मंत्री यशोमती ठाकुर के नेतृत्व में कांग्रेस ने स्पष्ट बहुमत के साथ बाजी मारी थी। आज तिवसा नगर पंचायत में स्वीकृत पार्षदों का चयन करने के साथ ही विषय समिति सभापतियों के नामों का भी चयन किया गया, जिसमें स्वीकृत पार्षद के तौर पर पूर्व नगराध्यक्ष वैभव वानखड़े व सचिन गोरे का चयन किया गया। इसके साथ ही स्थायी समिति के पद पर नगराध्यक्ष योगेश वानखड़े को पदसिद्ध सभापति के तौर पर कमान सौंपी गई। वहीं स्वास्थ्य समिति सभापति के रूप में मंगला भाखरे, निर्माण व शिक्षा समिति सभापति के रूप में प्रतिभा खोरघड़े तथा महिला व बाल कल्याण सभापति तौर पर माधुरी पुसाम का चयन किया गया। कोविड संक्रमण के खतरे को देखते हुए विगत 2 वर्षों से बंद पड़ी कक्षा पहली व चौथी की शालाएं आज सोमवार 21 फरवरी से शुरू हुई। इसके साथ ही लंबे समय बाद नन्हे मुन्ने बच्चे शालेय पोशाकों में सजकर अपनी शालाओं व कक्षाओं में पहुंचे। ऐसे में सभी सरकारी व निजी शालाओं में लंबे अरसे बाद छोटे बच्चों की किलकारी नुमा आवाजें गुंजायमान हुई। सभी शाला व्यवस्थापनों को स्वच्छता व साफ सफाई के संदर्भ में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं और एक बेंच पर एक ही बच्चे को बैठने की अनुमति दी गई है। साथ ही शालाओं में मास्क व सैनिटाइजेशन के आवश्यक उपाय करने तथा सभी शिक्षकों व शिक्षकेतर कर्मचारियों सहित छोटे बच्चों को घरों से स्कूल तक लाने ले जाने का काम करने वाले वाहन चालकों का टीकाकरण रहने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। कंवर नगर एवं परिसर से सटे क्षेत्रों में रहने वाले सिंधी समाज बंधुओं का प्रतिनिधित्व करने वाली पूज्य पंचायत कंवर नगर के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया गत रोज बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके और पारिवारिक माहौल में संपन्न हुई। इस बार पूज्य पंचायत कंवर नगर में सदस्यों का चयन करने हेतु कुल 10 प्रभाग बनाए गए थे, जिसमें से 7 प्रभागों में 58 सदस्यों का पहले ही निर्विरोध निर्वाचन हो गया था। वहीं 3 प्रभागों से 9 सदस्यों का चयन करने हेतु गत रोज चुनाव करवाए गए और मतदान की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद मतगणना पूरी करते हुए 27 विजयी सदस्यों के नामों की घोषणा की गई। ऐसे में अब पूज्य पंचायत कंवर नगर में आगामी 3 वर्षों के लिए कुल 85 सदस्य निर्वाचित हो गए हैं, जिनके द्वारा आगामी रविवार को होने वाली आम सभा में पूज्य पंचायत कंवर नगर के अध्यक्ष, सचिव व कोषाध्यक्ष के साथ ही 11 सदस्यीय कार्यकारिणी का चयन किया जाएगा। अब तक के इतिहास में सिंधी पंचायत सदस्यों की बैठक में आम सहमति के साथ अध्यक्ष का चयन किया जाता रहा और अध्यक्ष द्वारा अपनी कार्यकारिणी चुनी जाती रही, किंतु इस बार निर्विरोध निर्वाचित सदस्यों के साथ ही मतदान प्रक्रिया के जरिए निर्वाचित सदस्यों द्वारा मांग की जा रही है कि जिस तरह सदस्यों का चुनाव लोकतांत्रिक पद्धति से मतदान के जरिए किया गया है, उसी तरह अध्यक्ष व अन्य पदाधिकारियों सहित 11 सदस्यीय कार्यकारिणी का चयन भी गुप्त मतदान पद्धति के जरिए किया जाना चाहिए, ताकि सभी सदस्य बिना किसी दबाव में आए अपनी पसंद का अध्यक्ष चुन सकें और अध्यक्ष सहित कार्यकारिणी का चयन पारदर्शक तरीके से हो।
गत रोज पश्चिम विदर्भ क्षेत्र के प्रमुख शिवसेना पदाधिकारियों की बैठक स्थानीय संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में आयोजित की गई थी। इस अवसर पर शिवसेना नेता दिवाकर रावते तथा राज्य के कृषि मंत्री दादाजी भुसे सहित पश्चिम विदर्भ क्षेत्र से वास्ता रखने वाले शिवसेना के सांसद, विधायक व सभी प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित थे। इस बैठक में अपने विचार व्यक्त करते हुए शिवसेना नेता दिवाकर रावते ने कहा कि शिव सैनिकों ने अपने आपसी मतभेदों को खत्म करते हुए स्थानीय निकायों के आगामी चुनाव जीतने हेतु अभी से काम पर जुट जाना चाहिए और अपनी पार्टी व संगठन को आगे ले जाने हेतु सभी शिव सैनिकों ने आत्मचिंतन भी करना चाहिए। किंवा इतर जिल्ह्यामध्ये शिवसेनेचे पक्षाचे आमदार सुद्धा वाढले पाहिजे, हे पक्षांच्या नेत्यांची या ठिकाणी भूमिका आहे। त्यासाठी सुद्धा नक्कीच जबाबदारीने आणि या ठिकाणी जे शिवसेनेच्या माध्यमातून करता येईल हे या ठिकाणी करण्याचा प्रयत्न आमचा राहणार आहे। परंतु दुःख आहे की माझी अमरावतीची एक भगिनी या ठिकाणी बोलली, खरं आहे। गत रोज अमरावती जिले के दौरे पर आए कृषि मंत्री दादाजी भुसे ने स्थानीय जिलाधीश कार्यालय में कृषि महकमे की योजनाओं से संबंधित एक पोस्टर का विमोचन भी किया। इस समय पूर्व विधायक संजय राठौड़ सहित जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी अनिल खर्चान व किशन मूल्य उपस्थित थे। स्थानीय हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल द्वारा संचालित डिग्री कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन तथा बहुसंकाय स्वायत्त महाविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में गत रोज हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के प्रांगण पर शिव जयंती महोत्सव का भव्य दिव्य आयोजन किया गया, जिसमें 1000 से अधिक छात्र छात्राओं ने शामिल होकर शिव रैली निकालने के साथ ही विभिन्न क्रीड़ा प्रकारों के प्रात्यक्षिक साकार करते हुए राजा शिव छत्रपति को अभिवादन किया। साथ ही इस अवसर पर हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल परिसर में कोल्हापुर से विशेष तौर पर लाई गई छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा भी स्थापित की गई। हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के प्रधान सचिव पद्मश्री प्रभाकर राव वैद्य की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के तौर पर शहर पुलिस उपायुक्त विक्रम साली, मंडल न्यूज के संपादक अनिल अग्रवाल व जिजाऊ ब्रिगेड की राष्ट्रीय संगठिका मयूरा देशमुख सहित हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के पदाधिकारी एवं प्राध्यापकगण उपस्थित थे। मराठी भाषेचे जनक ज्यांची आज जयंती आहे असे छत्रपती शिवजयंतीच्या या शुभ पर्वावर आज आपण इथे उपस्थित झालात। सर्वप्रथम मी हनुमान व्यायाम शाळेचं अभिनंदन करतो। राजाला राजाच्या ठिकाणी बसवला, जोरदार टाळ्या वाजून आपण अभिनंदन करूया। आजकाल लोक राजकारणासाठी राजाला कुठेही बसवत आहेत, पण राजाला राजाच्या ठिकाणी आणि राजासारखा जर बसवलं असेल तर या हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडळाचा आपण जोरदार टाळ्या वाजून अभिनंदन करूया, अभिनंदन करूया। अशा वेळेस मला नेहमी महादेवराव शिवणकरांच्या 4 ओळी नेहमी आठवण येते, तर जातो तिथे आम्हा उपदेश देतो कुणीतरी, सर्वीकडे कीर्तने सर्वीकडे ज्ञानेश्वरी। जातो तिथे आम्हा उपदेश देतो कुणीतरी, सर्वीकडे कीर्तने सर्वीकडे ज्ञानेश्वरी। काळजी आमच्या हिताची एवढी वाहू नका, आणि जातो सुखे नरका आम्ही तिथे तरी येऊ नका। ही परिस्थिती निर्माण होते। आम्ही मंचावरनं नेहमी भाषण देत असतो, भाषणाची वेळ नाही। टोपेनगर परिसर में मनपा के स्वीकृत पार्षद व श्री गणेशोत्सव मंडल द्वारा गत रोज छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती निमित्त अभिवादन समारोह के साथ ही गान कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर को संगीतमय श्रद्धांजलि देने हेतु एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस अवसर पर पूर्व पालक मंत्री व विधान परिषद सदस्य प्रवीण पोटे पाटिल व भाजपा शहराध्यक्ष किरण पातुरकर सहित भाजपा के सभी पदाधिकारी, पार्षद, कार्यकर्ता व परिसर के गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के जयंती उत्सव का औचित्य साधते हुए प्रभाग क्रमांक 6 विलासनगर की पार्षद सोनाली करेसिया के प्रयासों व मनपा वार्ड विकास निधि से परिसर में विभिन्न विकास कार्य किए गए। इन कामों का भूमि पूजन तथा नाम फलक का उद्घाटन पूर्व पालक मंत्री व विधान परिषद सदस्य प्रवीण पोटे पाटिल के हाथों किया गया। इसी तरह प्रभाग क्रमांक 5 संतोषी नगर में क्षेत्र के पार्षद संजय वानरे की संकल्पना से साकार किए गए संतोषी नगर उद्यान का लोकार्पण भी पूर्व जिला पालक मंत्री व विधान परिषद सदस्य प्रवीण पोटे पाटिल के हाथों किया गया। करीब 32 लाख रुपए की निधि से साकार किए गए उद्यान की पूर्व पालक मंत्री प्रवीण पोटे सहित उपस्थितों द्वारा सराहना की गई। करीब 10-11 वर्ष पहले स्थानीय संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ में स्थित डॉक्टर श्रीकांत जिचकार भवन में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन यानी IIMC का केंद्र खोला गया था, जहां पर मराठी व अंग्रेजी भाषा में पत्रकारिता का पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है। किंतु इन दिनों यह केंद्र राजनीति और विवादों के घेरे में घिरता नजर आ रहा है, जिसके चलते बहुत संभव है कि केंद्र सरकार एवं भारतीय जनसंचार संस्था द्वारा इस सेंटर को हमेशा के लिए बंद करवा दिया जाए। पत्रकारिता के क्षेत्र में छात्रों के सामने आदर्श प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी रखने वाले IIMC में इन दिनों केंद्र संचालक व यहाँ के फैकल्टी यानी प्राध्यापकों के
बीच बेवजह की बातों को लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई है और यह स्थिति लंबे समय से चली आ रही है। कई बार यह स्थिति यहाँ के प्राध्यापकों व विद्यार्थियों के बीच भी बन जाती है। ऐसे ही किसी विवाद को लेकर IIMC से वास्ता रखने वाले प्राध्यापक द्वारा फ्रेजरपुरा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। वहीं इसे अनुशासनहीनता मानते हुए केंद्र संचालक द्वारा संबंधित प्राध्यापक को निलंबित कर दिया गया। ऐसे में इस समय यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का दौर काफी तेज है, अतः आए दिन पैदा होने वाले विवाद को देखते हुए अब इस केंद्र को हमेशा के लिए बंद करने के पर्याय पर विचार किया जा रहा है। यदि ऐसा होता है तो यह पत्रकारिता क्षेत्र की पढ़ाई करने और पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य करने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए काफी नुकसान वाली बात होगी। महानगरपालिका की मिल्कियत वाले व्यापारी संकुलों की दुकानों का किराया विगत 25 वर्षों से बढ़ा ही नहीं है। ऐसे में रेडी रेकनर की नई दरों के अनुसार समिति की सिफारिशों के आधार पर मनपा प्रशासन द्वारा इन व्यापारिक संकुलों की दुकानों हेतु नई दरों के आधार पर किराया तय किया गया है। किंतु विगत 25 वर्षों से मनपा संकुलों में किराए की दुकान लेकर रहने वाले व्यापारियों को नई दरें मान्य नहीं है और विगत लंबे समय से मामला अधर में अटका हुआ है। ऐसे में अब मनपा प्रशासन ने इस मामले को लेकर सख्त रवैया अपनाते हुए व्यापारियों को कानूनी नोटिस जारी करने की तैयारी शुरू की है, जिसके तहत कल मंगलवार 22 फरवरी को निगमायुक्त आष्टीकर के निर्देश पर सभी व्यापारियों के नाम कानूनी नोटिसें जारी हो जाएंगी। इन कानूनी नोटिसों में साफ तौर पर चेतावनी दी जाएगी कि या तो मनपा संकुलों में किराए की जगह धारण करने वाले किराएदारों द्वारा नई दरों से जगह का किराया अदा किया जाए और यदि उन्हें यह किराया मान्य नहीं है तो वे जगह खाली कर दें। इसके बाद भी जिन किराएदारों द्वारा नई दरों के अनुसार किराया देना अमान्य करते हुए जगह खाली नहीं की जाएगी, उनके खिलाफ जब्ती की कार्रवाई करने का नियोजन भी अभी से किया जा रहा है। अमरावती तहसील के मासौद स्थित संभाजी स्टोन क्रशर व पिंपल विहेर स्थित लाहौरीमल खत्री स्टोन क्रशर को निर्धारित क्षमता से अधिक खनन करने के मामले में दोषी पाते हुए प्रशासन द्वारा इन दोनों स्टोन क्रशर पर 2,01,33,600 रुपए का जुर्माना लगाया गया और इस बारे में दोनों स्टोन क्रशर संचालकों को नोटिस जारी की गई। यह कार्रवाई संभागीय राजस्व आयुक्त कार्यालय की ओर से जाँच हेतु जारी आदेश के बाद तैयार की गई रिपोर्ट के आधार पर की गई है। पता चला है कि क्षमता से अधिक खुदाई के मामले में अमरावती तहसील की और भी 15 खदानों को जांच के पश्चात दोषी पाया गया है, जिनसे 25,88,73,700 रुपए का जुर्माना वसूल किया जाना है। इन सभी स्टोन क्रशर संचालकों को नोटिस जारी कर जुर्माने की राशि अदा करने के आदेश जल्द ही जारी किए जाएंगे। अब धीरे धीरे ठंड का असर खत्म हो गया है और न्यूनतम तापमान का स्तर ऊंचा उठने लगा है। ऐसे में अब तापमान पहले की तरह सामान्य होकर कुछ हद तक गर्मी का भी एहसास होने लगा है। वहीं दूसरी ओर 24 फरवरी को पूर्वी विदर्भ क्षेत्र में तथा 25 से 27 फरवरी को समूचे विदर्भ क्षेत्र में कुछ एक स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश होने की संभावना है। हालांकि इससे अगले 3-4 दिनों तक अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला। टाइगर फोर्स ऑफ इंडिया द्वारा जिलाधीश के जरिए राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को ज्ञापन भेजते हुए कहा गया कि राज्य सरकार की ओर से किराना दुकानों के जरिए वाइन बिक्री की अनुमति को लेकर जो निर्णय लिया गया है उसे तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए। सरकार द्वारा यह निर्णय लेकर राज्य की जनता को व्यसनाधीन करने का प्रयास किया जा रहा है। सरकारी अर्ध सरकारी कर्मचारी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समिति की जिला शाखा द्वारा यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में कहा गया कि राज्य के 17,000 सरकारी अर्ध सरकारी शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी अपनी पुरानी पेंशन व विभिन्न मांगों को लेकर 23 व 24 फरवरी को 2 दिवसीय राज्य हड़ताल करेंगे। प्रहार सुरक्षा रक्षक संगठन द्वारा मुंबई कामगार आयुक्त को भेजे गए ज्ञापन में कहा गया है कि जिला सुरक्षा रक्षक मंडल की 2014 में स्थापना की गई, लेकिन अब तक कई मांगे प्रलंबित हैं। ऐसे में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर संगठन द्वारा 24 फरवरी को आमरण अनशन शुरू किया जाएगा। शहर के पश्चिमी क्षेत्र नागपुर गेट पुलिस थाने से लेकर पठान चौक तक मुख्य मार्ग पर स्ट्रीट लाइट बंद होने के कारण यहां अंधेरा छाया रहता है और शाम होने के बाद यहां से गुजरने वाले वाहनों को यातायात में भारी बाधाएं निर्माण होती हैं। अतः क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता असलम भारती व परिसर वासियों ने सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग को ज्ञापन सौंपते हुए जल्द से जल्द इस परिसर में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था करने की मांग की है। राज इंफ्राटेक के सीईओ अनिल खड़से द्वारा यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में कहा गया कि ग्रामीण क्षेत्र के विभागों में सामग्री व सेवा आपूर्ति करने वाली राज इंफ्राटेक कंपनी में धामनगांव रेलवे तहसील के अंजन सिंगी में रहने वाले सिद्धार्थ रमेश मनोहरे काम करते थे, मगर नौकरी से निकालने के बाद उसने कंपनी के नाम पर 52,77,379 रुपए का भ्रष्टाचार किया और इसे लेकर फ्रेजरपुरा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। जवळपास 6 ग्रामपंचायतचे पैसे त्यांनी त्याच्या बोगस कंपनीमध्ये वळवून दिनांक 10 फेब्रुवारीला दुपारी 3 वाजता स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या खात्यातून त्याच्या कंपनीच्या खात्यातून हा पैसा विड्रॉल करून तो फरार आहे। या फरारी व्यक्तीला याच्या संदर्भामध्ये माननीय आयुक्तालय त्याचप्रमाणे फ्रेजरपुरा पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार कंपनीने दाखल केलेली आहे। दोषीला लवकरात लवकर पकडण्यात यावे आणि कडक शासन करावे।
वलगांव पुलिस थाना क्षेत्र के वलगांव दरियापुर फाटे के पास बनी झोपड़पट्टी में रहने वाले कन्हैया पवार नामक व्यक्ति के यहाँ गत रोज उसके 2 साले गीतन शिंदे व राजेश शिंदे अपने एक कृष्णा भोसले नामक दोस्त के साथ गए थे और रात को शराब पीकर भोजन करते समय किसी बात को लेकर हुए विवाद में दोनों सालों व उसके दोस्त ने मिलकर भाले जैसे हथियार से हमला करते हुए कन्हैया पवार की हत्या कर डाली। इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद तीनों आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ हत्या का अपराध दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र से एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर 2 आरोपी उसे नांदगांव पेट के सुनसान इलाके की झाड़ियों में ले जाकर जोर जबरदस्ती करने का प्रयास कर रहे थे। युवती द्वारा विरोध किए जाने के बाद आरोपियों ने इस युवती की पट्टे से बेदम पिटाई भी की और उसका मोबाइल भी फोड़ डाला। पश्चात इन दोनों आरोपियों की चंगुल से जैसे तैसे बचकर यह युवती अपने घर पहुंची और उसने अपने माता पिता को सारा वाकया सुनाया। इसके बाद फ्रेजरपुरा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने अजय व नितिन नामक 2 आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर उनकी तलाश शुरू की है। नागपुर गेट पुलिस थाना क्षेत्र के गवलीपुरा परिसर में चल रहे जुआ अड्डे पर पुलिस आयुक्त के विशेष दल ने छापा मारा और 17 जुआरियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद सभी आरोपियों को आगे की कार्रवाई के लिए नागपुर गेट पुलिस के हवाले किया गया है। शेगांव के मुदलियार कॉम्प्लेक्स में लगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम में सीसीटीवी कैमरे पर स्प्रे कर एटीएम मशीन से रकम उड़ाने का प्रयास किया गया। शाखा व्यवस्थापक की शिकायत पर पुलिस ने ईदगाह प्लॉट निवासी शेख मोहम्मद शेख हुसैन के खिलाफ अपराध दर्ज कर उसकी तलाश शुरू की है। यवतमाल जिला अंतर्गत वनी तहसील में गंभीर अपराध सिर पर रहने वाले मोहम्मद नावेद उर्फ गव्या को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर गव्या ने पुलिस कर्मचारियों को अपनी बातों में फंसाया और बीमारी के दौरान अस्पताल का भोजन खाने की इच्छा नहीं हो रही, यह कहते हुए किसी अच्छी जगह भोजन कराने हेतु ले चलने की बात कही। साथ ही अवसर मिलते ही पुलिस कर्मचारी विट्ठल टेकाम को धक्का मारकर उसकी मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गया। यवतमाल जिला अंतर्गत बड़गांव के शिराज नगर के एक बंद घर पर 2 चोर दिन भर से घात लगाए बैठे थे। परिसर वासियों को यह बात समझ में आते ही पड़ोसियों ने भी चोरों पर नजर रखी और रात 9:30 बजे जैसे ही दोनों चोर उस बंद घर के कंपाउंड में घुसे, वैसे ही पड़ोसियों ने अचानक उन पर हमला बोलकर एक चोर वैभव जिरकर को धर दबोचा। वहीं मौका पाकर रोशन क्षीरसागर नामक दूसरा चोर मौके से भागने में सफल रहा। बुल्ढाना जिला अंतर्गत मोताला तहसील में सोनाजी पिसाल नामक 22 वर्षीय युवक धनगर समाज की विभिन्न मांगों को लेकर सरकार द्वारा की जा रही अनदेखी से त्रस्त होकर आज BSNL कार्यालय परिसर स्थित 300 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ गया। इस युवक द्वारा किए गए वीरूगिरी आंदोलन को देखकर प्रशासन में हड़कंप मच गया। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।